Good morning, my dear friends. Today I just started a video that is known as biomolecules. मैं आपको बता दूं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चलने वाला है जो कि क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। आज की जो हम लोग की मेन टॉपिक होगा, जो चैप्टर होगा, उस चैप्टर्स का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ध्यान देना थोड़ा सा। इसी के बारे में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आज की जो चैप्टर होगी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की होगी, मतलब इसमें हम लोग सिर्फ बात क्या करेंगे, बायोमोलिक्यूल में क्या क्या चीजें पढ़ना है और इंट्रोडक्शन क्या है, बायोमोलिक्यूल होता क्या है और बायोमोलिक्यूल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस होता है, इसी के बारे में मेनली हम लोगों को डिस्कस करना है। आओ शुरू करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना। बिल्कुल आपको ध्यान में ये रहना चाहिए कि आपके आसपास में जो भी चीजें हल्ला गुल्ली हो रहा है उसे बंद कर दे, या फिर एक रूम में जाकर के बैठ जाओ, कॉपी पेन निकाल लो और आराम से समझने का प्रयास करना। देखना यहाँ पे जो टर्म यूज किया जा रहा है ना, बायो और मॉलिक्यूल्स, मतलब ये जो टर्म है दो चीजों से मिलकर के बन रहा है। पहला है बायो और दूसरा कर रहा है मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक बात बताना, बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स होता है लिविंग, LIVINC। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। और मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखो पीरियोडिक टेबल आप देखे हो, और पीरियोडिक टेबल में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब के सब मौजूद है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन ऐसे मौजूद है। तो वास्तव में वो सब है क्या? हाइड्रोजन है क्या? वो एटम है। वो क्या है? एटम है। लेकिन आप समझना, जैसे कार्बन क्या हुआ? एटम हुआ। हाइड्रोजन क्या हुआ? ये भी एटम है। ऑक्सीजन क्या है? ये भी एटम है। लेकिन हम लोग क्या करें कि इस एटम को मिला दे, जैसे मान लो कार्बन को मिला दे, हाइड्रोजन को मिला दे और ऑक्सीजन को मिला दे, तो इन तीनों को जब मिला देंगे ना, तब जाकर के किसका फॉर्मेशन होगा? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब देखना, इसको मिला करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बना, देखना थोड़ा ध्यान से। C6H12O6, मतलब ये क्या हुआ? C6H12O6 ये वास्तव में है क्या? तो ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज हुआ क्या? तो एक प्रकार का मॉलिक्यूल होगा। एट ऑल हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूल होता क्या है? द ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। मतलब एटम का जो समूह होता है ना, वही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। इस तरीके से हम लोग देखें कि मॉलिक्यूल्स और लिविंग, मतलब ये जो दोनों टर्म है ना, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेट कर रहे हैं। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। वास्तव में बायोमॉलिक्यूल है क्या? मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? लिविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस तरीके के सभी मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। एक्चुअली एनसीईआरटी जब देखोगे ना, उसमें पहले ही दे रहा है हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी चीजों का हम लोग केमिकल कंपोजिशन कैसे एनालाइज करते हैं, इसके लिए एक थोड़ा सा स्टोरी बना करके कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक रैट लेना है, ठीक है, और उस रैट से लीवर को निकाल लेना है और उस लीवर को निकालने के बाद से उसको ह्यूमनाइज कर देना है। ह्यूमनाइज का मतलब ये होता है ना कि उसको पीस देना है, बिल्कुल ऐसे मैश कर देना है, और मैश करने के बाद से जो आपको लिक्विड मटेरियल प्राप्त होगा, और उसी लिक्विड मटेरियल से प्राप्त हुए जो भी मटेरियल होंगे उसी को हम लोग को देखना है और अलग अलग मटेरियल निकालना है। जैसे देखिएगा, आपको उसमें मिलने वाला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा मिलने वाला है प्रोटीन, तीसरा मिलने वाला है फैट, विटामिन भी कुछ मिलेगा उसमें, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी मिलेगा। एटोल कहने का मतलब ये है ना कि जब बायोमॉलिक्यूल की बात की जाती है तो बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या? ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लिविंग में मौजूद हो। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। और जब लिवर का आपने चटनी बनाया तो इसमें से आपको क्या क्या मिला? तो ध्यान में रखना, जब आप लीवर की चटनी बनाएंगे, उसमें से रस निकालेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिलेगा। और वो कंपोनेंट होंगे क्या? तो होगा कार्बोहाइड्रेट, होगा फैट, होगा
प्रोटीन होगा, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, यही सब ना मिलेंगे। एटोल वो है क्या? वो मॉलिक्यूल है। वो क्या है? मॉलिक्यूल है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लिविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल। एक्चुअली ये बायोलॉजी में भी पढ़ना है, लेकिन जब आप केमिस्ट्री में जाओगे ना 12th में, तो वहां भी पढ़ना है। यहीं पे आप इतने अच्छे से पढ़ लो कि केमिस्ट्री में पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आओ शुरू करते हैं। यानी बायोमॉलिक्यूल्स जो हुए वो कितने तरीके के हो गए? तो सबसे पहला क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। स्पेलिंग भी बोल लेना थोड़ा सा, CAR, कार्बो हाइड्रेट, DRATES। पहला टॉपिक क्या हुआ हमारा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। दूसरा क्या हुआ थोड़ा बताना? प्रोटीन्स। दूसरा हुआ आपका प्रोटीन्स, PROTEINS। दूसरा हो गया आपका प्रोटीन्स। चलो चौथा बताना क्या हुआ? तीसरा से। चलो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा बताइए। लिपिड्स। लिपिड, LIPIDS, लिपिड्स हो गया। चलो बहुत अच्छा। 1 2 3 बताओ चौथा क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। चलो, और हमें लग रहा है लास्ट होगा आपका एंजाइम। यस। लास्ट क्या होगा? एंजाइम्स, ANZYMES। ये रहा आपका एंजाइम्स। एटोल कहने का मतलब ये है ना कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग को पढ़ना है, ध्यान में रखना, बायोमॉलिक्यूल में मेनली हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़ना है? सबसे पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, दूसरा हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? प्रोटीन्स के बारे में, तीसरा पढ़ना है हम लोग को लिपिड के बारे में, चौथा पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और पांचवा पढ़ना है हम लोग को किसके बारे में? एंजाइम्स के बारे में। यही चीजें एक एक करके हम लोग को डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे ना, तो सारी की सारी बायोमॉलिक्यूल्स में जो भी मॉलिक्यूल उपस्थित है लिविंग के लिए, एक एक करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कुछ लोग कहते हैं इसमें विटामिन भी पढ़ लो। क्या पढ़ लो भाई? विटामिन। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको भी पढ़ा देने का। जो लास्ट की जो वीडियो होगी उसको भी हम पढ़ा देंगे। नाम क्या रहेगा उसका? विटामिन, जो कि वाइटल एक्टिविटीज के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सबके बारे में क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन सुनेंगे, और इस इंट्रोडक्शन को लेकर के नेक्स्ट जो वीडियो आएगा सिर्फ और सिर्फ किसके पे होगा? कार्बोहाइड्रेट के लिए होगा। उसके नेक्स्ट वीडियो सिर्फ किस पे होगा? प्रोटीन्स पे। उसका अगला वाला किस पे होगा? लिपिड पे। नेक्स्ट किस पे होगा? न्यूक्लिक एसिड। और लास्ट किस पे होगा? एंजाइम। फिलहाल आज हम लोग क्या करते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देते हैं। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये एक्चुअली में पॉलीमर यूनिट होता है। पॉलीमर कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मोनोमर के मिलने से बना होता है। जैसे एक चीज ध्यान देना, इसका जो सबसे यूनिट होता है ना, सबसे छोटी जो यूनिट होता है, उसे हम लोग कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर। और ये जब मोनोमर मिलते हैं आपस में, मोनोमर जब आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? मतलब पॉलीमर का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो पॉलीमर होता है यही क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। एक एग्जांपल थोड़ा सा समझना, बहुत छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आप जानते हो ग्लूकोज, जानते हो? ग्लूकोज तो जानते होंगे। ग्लूकोज, वास्तव में ये ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज जो है वह मोनोमर यूनिट है। ग्लूकोज क्या है? मोनोमर यूनिट है। और जब ग्लूकोज मिलेगा तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, और ये ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर है। एटोल हम लोग कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीमर है, वो उसका मोनोमर यूनिट क्या होगा? ग्लूकोज होगा। और एक चीज और भी ध्यान रख लो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है? बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा आपके माइंड में याद करना है। जैसे देखिएगा C6, ठीक है, H12O6, ये इसका क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। ध्यान में रखेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से याद करना है। C6H12O6 इसका क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला है। यदि स्ट्रक्चर इसका बना है ना, तो इसका स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पे बना दे रहा है, ये बनने दो। O C, यहाँ भी होता है C,
यहाँ भी ध्यान रखना C6 है ना, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक और होगा CH2OH हो जाएगा। और बस हम लोग को क्या करना है, ऊपर नीचे H और यहाँ लगा देना है OH, H और ऊपर क्या लगा देना है OH, OH और H और OH। यही इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, किसका, C6H12O6 का। जैसे पहले क्या करना है आपको, 6 कार्बन एटम बनाना है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन आपको जोड़ना है और सब पे ऊपर नीचे OH करके ऐसे क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या है, ग्लूकोज है, उसका फार्मूला हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यदि ये वाला जो है ना, यहाँ पे यदि हम एक और ग्लूकोज का मोनोमर यूनिट बना दे तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, नीचे OH होगा, ऊपर H होगा। अरे भाई यहाँ पे नीचे क्या होगा, OH होगा और ऊपर क्या होगा, H होगा। तो ये OH और ये वाला यहां से एक हाइड्रोजन, दोनों मिलकर के -H2O बना लेते हैं और ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाता है। ये दोनों बॉन्ड क्या होता है, आपस में ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ जाता है। तो इस तरीके से एक मोनोमर, दो मोनोमर, 3 4 5 ऐसे आपस में जुड़ते जाते हैं तो पॉलीमर यूनिट का फॉर्मेशन होता है। और जिस पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोजन कहते हैं। ये रहा आपका कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से बहुत तेजी के साथ हमें एनर्जी मिलती है। याद कर लेना, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, एनर्जी हमें बहुत जल्दी मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। हम लोग को सोचना नहीं, बहुत आसानी से क्या होती है, हमें एनर्जी मिल जाती है। किससे, कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ही एनर्जी मिल जाती है। अच्छा एक बात बताना, दूसरा क्या था, प्रोटीन था। अब एक बात समझना, प्रोटीन जो होता है ना, एक्चुअली में ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से बना होता है। लेकिन आप देखो कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही तो मिलने से बना है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान में रखना, डिफरेंस क्या है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, कौन, तो नाइट्रोजन। कौन जुड़ जाता है भाई, नाइट्रोजन। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहेगा तो वो हो जाएगा आपका ग्लूकोज। लेकिन जब इसके साथ नाइट्रोजन भी जुड़ जाएगा ना, तो वही ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोटीन्स में। अब एक बात समझना, प्रोटीन्स भी क्या होते हैं, पॉलीमर यूनिट होता है। इसका मोनोमर क्या होता है, तो इसका मोनोमर जो होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड। क्या कहते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं, याद कर लेना, क्या कहते हैं, अमीनो एसिड। अब जैसे देखो, इसका मोनोमर यूनिट क्या था, ग्लूकोज था ना, तो इसका भी मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड होगा। इसका आपने स्ट्रक्चर देखा है, इसका भी हमें क्या है, स्ट्रक्चर दिखाना है। तो ध्यान देखो, अमीनो एसिड यूनिट है और जब ये पॉलीमर होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोटीन में ना। अब ध्यान देना, अमीनो एसिड का फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, बीच में होता है सेंट्रल एटम होता है, इधर की तरफ लगा रहता है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ऊपर की तरफ लगा रहता है साइड चेन, एल्किल ग्रुप के रूप में। और इधर की तरफ एक दूसरा ग्रुप रहता है जिसे NH3 ग्रुप कहा जाता है। और नीचे की तरफ रहता है एक हाइड्रोजन। तो वास्तव में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है, ये किसका फार्मूला है भाई, किसका स्ट्रक्चर है, तो अमीनो एसिड का। दो स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल माइंड में रट लेना है आज की क्लास में। तो पहला वाला क्या रखना है आपको, मोनोमर यूनिट किसका, ग्लूकोज का। दूसरा क्या रखना है, मोनोमर यूनिट किसका, प्रोटीन का। नाम क्या है इसका, अमीनो एसिड। और फार्मूला क्या है, इधर की तरफ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर की तरफ है अमोनिया ग्रुप, यहाँ पे है साइड चेन और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन। एक्चुअली में यदि बात करें ना, तो ये अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड की संख्या होती है 20। अमीनो एसिड की कितनी संख्या होती है, 20। और इस 20 अमीनो एसिड को दो ग्रुप में बांटा गया है। इस 20 अमीनो एसिड को कितने ग्रुप में बांटा गया, दो ग्रुप, जिसमें से एक को कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरे वाले को कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, इसेंशियल और दूसरा क्या है, नॉन इसेंशियल।
कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अमीनो एसिड दो पाए जाते हैं, एक इसेंशियल जिसकी आवश्यकता है, दूसरा इसेंशियल जो जिसकी आवश्यकता नहीं है। ये बात हो गई किसकी भाई? तो अमीनो एसिड की बात होगी। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कौन सा ग्रुप होता है? अमोनिया ग्रुप। बगल में क्या होता है? साइड चेन। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन लगा है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इस अमीनो एसिड के बारे में। बात समझना बहुत ही आसान है। प्रोटीन किसके मिलने से बना है? अमीनो एसिड के मिलने से बना है। ये अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे समझना है इस अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो याद कर लेना, दो स्टेप में फॉर्मेशन होता है, जिसमें पहले वाले स्टेप को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरे वाले को कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन कितने स्टेप में? दो स्टेप में, ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा क्या है? ट्रांसलेशन। इतना टॉपिक यदि आज याद हो जाएगा तो अब हम लोग देखते हैं कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता कैसे। बात बताना, अमीनो एसिड का फार्मूला क्या था? NH3 COOH, यही ना था? नीचे क्या था? हाइड्रोजन। ऊपर क्या था? तो साइड चेन के रूप में एल्किल ग्रुप थे, ऐसे ग्रुप लगा हुआ था। अब एक बात समझना, ये है आपका एक अमीनो एसिड। ये क्या है? एक अमीनो एसिड है। चलो एक और अमीनो एसिड हम लाते हैं यहां पे। ये रहा NH3, ठीक है। ये रहा CrHCOOH, ठीक है। तो देखो यहां पे है COOH, यानी ऊपर की तरफ O और H, और यहाँ पे क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और OH मिलकर के क्या बना लेगा? -H2O बना लेगा, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? तो बॉन्ड बन जाएगा। इस दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? तो बॉन्ड बन जाएगा। अरे बात समझ में? तो इस बॉन्ड को जो दो अमीनो एसिड के बीच बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड वास्तव में वो बॉन्ड होता है जो दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है, और इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा एक बात बताना, अरे भाई अमीनो एसिड जब एक होता, सिंगल था तो वो यूनिट था, दो को मिला तो दो को अमीनो एसिड, और जब तीन को, चार को, पांच को, जब मोनोमर बहुत ज्यादा मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। एथोल हम लोगों ने देखा कि अमीनो एसिड मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो दो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और ये हाइड्रोजन यानी H2O निकलता जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाएगा। अच्छा एक बात बताना, जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा, चार बनेगा, जब बहुत ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अमीनो एसिड जुड़ करके किसका फॉर्मेशन बनाते करते हैं? प्रोटीन का। अच्छा एक बात बताना, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के द्वारा किस बॉन्ड के द्वारा जोड़ता है? किस बॉन्ड के द्वारा जोड़ता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ जाता है। कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे क्या था भाई? तो लिपिड था। इसको चेंज नहीं करते हैं। चलो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। पहला हमने क्या देख लिया? कार्बोहाइड्रेट देख लिया। दूसरा क्या देख लिया हम लोगों ने? प्रोटीन देख लिया। अरे भाई तीसरा बच क्या गया? लिपिड ना बच गया। चलो लिपिड को शुरू करते हैं। लिपिड क्या? अच्छा इसमें एक बात और भी समझ लेना, हमारी पूरी बॉडी जो होती है ना, किसका बना रहता है? ध्यान में रखना, प्रोटीन का बना रहता है। अच्छा आपने एक चीज सुना हुआ है, सेल पढ़ करके आ रहे हो, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन के मिलने से बना होता है। शायद आपने पढ़ा हुआ है, हम भी पढ़े हुए हैं। किसका बना रहता है? लिपिड और प्रोटीन्स के मिलने से बना रहता है। एटोल हम लोग देख रहे हैं कि जब लीवर को होमोनाइज करोगे, लीवर को आप ऐसे कह लो कि पीसोगे, उसमें से जो रस निकलेगा तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या निकलने वाला है? तो लिपिड और प्रोटीन निकलने वाला है। फैट भी निकलेगा, फैट भी निकलेगा, है ना? तो फैट का ही तो नाम है लीवर भाई, चेंज दिक्कत होने की बात नहीं है। अब देखो थोड़ा सा,
अब जो लिपिड होता है ना, लिपिड वास्तव में है क्या भाई? तो फैट है। क्या है? फैट। ठीक है। और फैट का जो यूनिट होता है ना, फैट का जो यूनिट होता है उससे हम लोग कहते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। अब देखो, इसका यूनिट क्या था? अमीनो एसिड। इसका यूनिट क्या था? ग्लूकोज। तो इसका यूनिट क्या हो गया? फैटी एसिड। अब जब फैटी एसिड आपस में जुड़ेंगे, फैटी एसिड आपस में जुड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? फैट का। एक्चुअली में हम आपको बात बताएं कि जो फैट होता है ना, वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से बना होता है। किसका मिलने से बना होता है? ग्लिसरॉल। यानी फैट जब ब्रेक डाउन करता है ना, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होता है। ठीक है। अब देख, चीज और भी समझना है यहाँ पे, ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मौजूद है, जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही क्विकली एनर्जी मिलता है लेकिन कम मात्रा में मिलता है। लेकिन यहाँ पे है, क्विकली एनर्जी नहीं मिलता है, बहुत ही टाइम के बाद मिलता है लेकिन बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किससे बहुत ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से या फिर लिपिड या फैट से? तो आप कहोगे हम लोगों को एनर्जी ज्यादा किससे मिलती है? तो फैट से। कम किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन जल्दी से किससे मिलता है? जल्दी से मिलता है हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से। और लेट से मिलता है किससे? फैट से। फैट का यूनिट फैटी एसिड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करेगा? किसका फॉर्मेशन करेगा भाई? फैट का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, पहला समझ में, दूसरा समझ गए, तीसरा समझ गए। ठीक है। अब चौथा पे आते हैं। चौथा क्या है? न्यूक्लिक एसिड। एक चीज समझना, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी जो है ना, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमान। ठीक है। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी किया था। उन्होंने देखा, फ्रेडरिक जो मियसर थे, उन्होंने देखा न्यूक्लिक एसिड को, और इन दोनों साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये जो एसिड है, बात समझना, ये जो एसिड है वह लीवर की जो सेल है ना, या उस सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जा रहा है। किस में पाया जा रहा है भाई? न्यूक्लियस। OUS, बिल्कुल सेंटर में पाया जा रहा है। तो इस तरीके की एसिड जो किसी भी सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो इसी तरीके के एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आ रही बात समझ में? टफ तो नहीं है ना? देखो, शांति से बैठो, ध्यान से देखो, बहुत ही रिलैक्स होकर के देखो। ऐसा एसिड जो किस में मौजूद होगा? न्यूक्लियस में मौजूद होगा। तो इस तरीके के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। चलो, डिस्कवरी किसने किया था? अल्टमान। और एक और भी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मियसर। इन दोनों साइंटिस्ट ने किसका डिस्कवरी कर दिया? न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी किया। एक चीज समझना, ये कहां पे मौजूद होता है? तो किसी भी सेल्स के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। और ये न्यूक्लिक एसिड वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। बात समझना, ये न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को कहा जाता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में ना डीएनए बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डीएनए। डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए बोलते हैं। दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको हम लोग कहते हैं राइबोस। क्या बोलते हैं? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई? RNA। यानी दो चीजें आपने समझा। न्यूक्लिक एसिड जो है ये कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। कौन कौन सा? डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और क्या हुआ? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों कहां मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अच्छा, एक चीज समझना, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये वास्तव में तीन चीजों के मिलने से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड कितने चीजों के मिलने से बना होता है? तीन चीजों से। थोड़ा इसे मिटा देते हैं, यहां पे समझने में आसानी होगा। न्यूक्लिक एसिड कितने चीजों के मिलने से बना रहेगा? तीन चीजों से। पहले वाले को हम लोग कहते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर। अच्छा, एक समझना, ये कार्बोहाइड्रेट था ना, तो कार्बोहाइड्रेट में C6H12O6 था, उसको हेक्सोज शुगर कहा जाता है। जब उसमें कार्बन की संख्या 6 की जगह पे 5 हो जाएगी ना, तो उसको हेक्सोज शुगर नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेंटोज शुगर। ठीक है।
अब देखो, यानी न्यूक्लिक एसिड किसका बना रहेगा? पेंटोज शुगर का। दूसरा किसका बना रहता है? तो नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस पढ़ाएंगे, इसको काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। और तीसरा बना रहता है फास्फोरिक, फास्फोरिक स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है क्या? बोलो भाई, PHA फास्फोरिक RIC, ठीक है। तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, तीन चीजों के मिलने से बना रहता है क्या? न्यूक्लिक एसिड, है ना। अच्छा एक चीज समझना, जो नीट में कई बार पूछा गया, क्योंकि नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है ना, एक होता है DNA और एक क्या होता है? RNA। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, और ये जो पेंटोज शुगर होते हैं ना, ये भी दो को प्रकार के होते हैं। एक ऊ जो DNA में मौजूद होगा, और एक वो जो किसमें? RNA में मौजूद होगा। तो वह पेंटोज शुगर जो DNA में मौजूद होता है, उस तरीके के पेंटोज शुगर को डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। बताओ भाई क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं। कौन? जो पेंटोज शुगर किसमें मौजूद होगा? DNA में मौजूद होगा। लेकिन एक चीज समझना, वह पेंटोज शुगर जो RNA में मौजूद होता है ना, उसको हम लोग सिर्फ कहते हैं राइबोज, राइबोज शुगर, ठीक है ना। यानी पेंटोज शुगर कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो गया भाई डीऑक्सीराइबोज शुगर, DNA में पाया जाएगा। एक हो गया आपका राइबोज शुगर, किसे होगा? RNA में मौजूद होगा। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाते जाओ, समझते जाओ, क्योंकि समझोगे तभी आएगा, बिना समझे हुए तो आने वाला है नहीं। चलो ये किसकी बात हो गई? पेंटोज शुगर की। दूसरा क्या बच गया हमारा? नाइट्रोजनस बेस। देखो ऐसा बेस जिसके पास कम से कम एक नाइट्रोजन एटम मौजूद होना, उसी तरीके के बेस को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। और नाइट्रोजनस बेस जानते हो कितने प्रकार के होते हैं? 5 को। पहले वाले का नाम है एडेनिन, दूसरे वाले का नाम क्या है? गुआनिन, तीसरे वाले का नाम बताओगे कि हम ही बताएं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। वास्तव में ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, ये 5 गो है सब, लेकिन 5 गो में से ना सिर्फ 4 गो DNA में होता है। 5 में से सिर्फ कौ गो? 4 गो DNA में होता है, और 4 गो किस में रहता है? RNA में रहता है। तो देखना, थोड़ा सा ध्यान में रखना, कई बार नीट में पूछा हुआ, कई बार। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल में से कौन कौन DNA में होता है और कौन कौन RNA में होता है? ध्यान से समझना। तो DNA में नाइट्रोजनस बेस जो होता है ना, वो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। 4 गो है ना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। और RNA में कौन मौजूद होता है? तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन की जगह पे कौन एक्सचेंज हो जाता है? यूरेसिल, और हो जाता है साइटोसिन। यानी DNA और RNA में जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है ना, वो दोनों डिफर होता है। सिर्फ यूरेसिल की जगह पे क्या बदल देना? आपको थाइमिन बदल देना। चलो इतना तो समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अच्छा एक चीज और भी थोड़ा समझ लो, यहीं पे समझ लो, जब आगे टॉपिक पढ़ाएंगे डिटेल में पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें समझना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या है? फास्फोरिक एसिड। और फास्फोरिक एसिड का फार्मूला तो आपको याद ही होगा, क्या होता है? H3PO4, रटने की आवश्यकता है नहीं, H3PO4। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, H3PO4 का स्ट्रक्चर ये हुआ आपका क्या हो गया? सेंट्रल में हो गया P, इधर की तरफ हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ भी हो जाएगा OH। देखो भाई हाइड्रोजन की संख्या 1 गो 2 गो 3 गो, ऑक्सीजन वा को 4 गो, और फास्फोरस को 1 गो। तो ये किसका फार्मूला हो गया भाई? तो H3PO4 फास्फोरिक एसिड का फार्मूला हो गया। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, यानी न्यूक्लिक एसिड तक आप बहुत अच्छे से समझ गया ना। चलो लास्ट बच गया हम लोगों का एंजाइम और विटामिन। देखो
एंजाइम क्या होता है, विटामिन क्या होता है। किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए कोई भी रिएक्शन करो, कोई भी रिएक्शन करो, कोई भी काम करो, अरे भाई अपना ये रिएक्शन तुम बढ़ाओ, उत्तेजित हो, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। जो भी चीजें हो रही है, जब उत्तेजना आपके अंदर आती है, जब एक्साइटेड होते हैं, जब किसी झगड़ा करने जाते हो, ठीक है, कोई भी रिएक्शन जब आपके बॉडी में हो रही है तो उस रिएक्शन को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है ना, उसी को कहते हैं एंजाइम। क्या कहते हैं, एंजाइम। एंजाइम आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्सीलरेट, जो कि बढ़ा देता है, और द डिक्रीज द एंजाइमेटिक रिएक्शन, दिस इज नोन एज द एंजाइम। कोई भी रिएक्शन को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी केमिकल को क्या कहते हैं, बोलो भाई, एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम पता है कितने प्रकार के होते हैं, 5 गो होते हैं। कितने प्रकार के, 5 गो होते हैं। आओ समझो, समझाते हैं, बहुत आसानी से समझाते हैं। एंजाइम को 5 गो। अच्छा, जैसे मान लो लड़का है, उसका फीमेल क्या हो जाएगी, लड़की। मर्दाना है, मेरा तो होगा ना ऐसे। अच्छा, किसी का भी फीमेल वर्जन होता है, वैसे ही। अच्छा, मान लो होटल है, मान लो होटल है, तो उस होटल का फीमेल वर्जन क्या हो जाएगा, होटली। है की बात नहीं होगा, चलो हम समझ रहे हैं। आप होटल का क्या हो गया, होटली। तो होटली का स्पेलिंग क्या होगा, HOTLL, और ई मत याद करो, आई याद कर लो मेरे वजह से। HOTLLE। देखो, पहला जो एंजाइम है ना, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिस। क्या नाम है, हाइड्रो, याद तो हो ही जाना चाहिए। क्या नाम है, हाइड्रोलिस। दूसरा वाला जो है ना, याद करना, दूसरे वाले का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेस। स्पेलिंग सही है। क्या हो गया, दूसरे वाले का नाम क्या हो गया, ऑक्सीडो रिडक्टेस। पता है ये एंजाइम जो है ना, जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। क्या नाम है, ऑक्सीडो रिडक्टेस। अगला थोड़ा सा ध्यान देना, ये आ गया टी, और टी से होता है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज, सही है, सही है ना, सही है, बिल्कुल सही है। तो पहला हुआ हाइड्रोलेस, दूसरा क्या हुआ, ऑक्सीडो रिडक्टेस, और तीसरा कंची हो गया भाई ट्रांसफरेज। पता है इसका काम क्या होता है, कोई भी अमीनो एसिड मौजूद है ना, तो अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप होता है ना, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वही कहते हैं, ट्रांसफरेज कहते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका लाइएज, ठीक है, क्या होगा, लाइएज, यसी, ठीक है। और दूसरा है लाइगेज, GAS। दोनों में स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, बस मिस्टेक नहीं है। देखो, एक चिपकाने का प्रयास करता है, तो दूसरा क्या करता है, छुड़ाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। चिपकाने छुड़ाने पे कुछ और सेंस नहीं लेना है। एक वो चिपकाने का और दूसरा क्या करता है, छुड़ाने का। तो पहले वाले का नाम है लाइएज, और दूसरा का नाम क्या है, लाइगेज। और तीसरा देख लेना, इसको हम लोग कहते हैं आइसोमरेज। इसे मिटा दे दोनों को, इसको क्या कहते हैं हम, आइसोमरेज। आइसोमरेज, मरीज नहीं, मरीज। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया छठवा। यानी जो एंजाइम होते हैं ना, वो कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के हो गए। और ट्रिक क्या हमने बताया, होटल से होटली, होटल की वाइफ होटली। हाइड्रोलेस, ऑक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांसफरेज, लाइएज, लाइगेज और आइसोमरेज। यहाँ पे मौजूद है लास्ट क्या है, आइसोमरेज। ये क्या हो गया, एंजाइम। अच्छा, एक चीज देखना, एंजाइम का जो रिएक्शन होता है ना, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है टेम्परेचर के द्वारा। अच्छा आप बताओ, आपको आपकी बॉडी की टेम्परेचर हम बढ़ाते बढ़ाएं और बढ़ाएंगे
तो आपको क्या लग जाएगा? बुखार लग जाएगा। अरे भाई आपको बुखार क्यों लगा? क्योंकि जैसे ही आपका टेम्परेचर राइज हुआ तो आपके बॉडी में एंजाइम काम करना बंद कर देता है, और जब एंजाइम काम करना बंद कर देता है तो आपको बहुत सुंदर सा बुखार हो जाता है। तो एटोल कहने का मतलब क्या है कि एंजाइम जो होता है ना वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही वर्क कर रहा है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही काम करता है। लेकिन पीएच भी ध्यान रखना, आपका ब्लड का पीएच स्पेसिफिक है, साइटोप्लाज्म का पीएच अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का पीएच अलग है। तो ये जो मौजूद है ना, सब में पीएच जो डिफरेंस है, अलग अलग एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करते हैं। यानी एंजाइम को अफेक्ट करने के लिए सबसे पहला आ गया क्या? टेम्परेचर। दूसरा क्या आ गया? पीएच। आ रहे बात समझ में ना? तीसरा कंसंट्रेशन। पता चले कि बहुत सारा एंजाइम डाल दिए, रिएक्शन फटाक से हो जाएगा। एंजाइम डाल ही नहीं रहे और रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो यानी एंजाइम कोई भी रिएक्शन चलाने के लिए उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन चीज याद कर लेना, टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में दो चीज याद करना, एक एंजाइम का कंसंट्रेशन और दूसरा किसका? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? यानी हमने आपको पांचों चीज समझा दिया। पहला क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ये न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम। और लास्ट बच गया क्या चीज? जैसे नहीं खाना वाना खा लेते हैं तो लास्ट का बचा रहता है रसगुल्ला। रसगुल्ला भी आपके थाली में आ जाता है। बस 2 मिनट का और भी समय, रसगुल्ला दे रहे हैं, ध्यान से समझना। अगला लास्ट क्या है? विटामिन। लास्ट क्या है? विटामिन। ठीक है, देखो विटामिन जो होता है ना, दो तरीके, दो वर्ड से मिलने से, पहला बीटा प्लस मीन्स। बीटा मतलब होता है वाइटल और मीन्स का मतलब होता है एमीन्स। मतलब ऐसे एमीन्स जो वाइटल का मतलब हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो इस तरीके के मटेरियल को विटामिन्स कहते हैं। दैट एमीन्स व्हिच आर द रिस्पांसिबल फॉर द वाइटल एक्टिविटीज फॉर आवर लाइफ इज नोन एज विटामिन्स। ठीक है, तो ये हो गई किसकी बात? विटामिन की बात हो गई। सारी की सारी चीजें पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें प्रत्येक को एक एक को हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं इब्राहिम सर को और एंजल बायोलॉजी क्लासेस। ऐसी वीडियो आपको रेगुलर ही मिलती रहेंगी।